गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 3 से प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स के बारे में। उसी फीचर्स से कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुए। सबसे लास्ट फीचर जो हम लोग पढ़े थे प्रोडक्टिविटी के बारे में, वो यहाँ पहला आपका प्रॉब्लम बन के आया, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब कि लैंड का पोटेंशियल पर हेक्टेयर, आपके लैंड में कितना यूनिट प्रोडक्शन होता है, ये हमारा प्रोडक्टिविटी होगा। वहीं दूसरी चीज कि पर इंडिविजुअल पर लेबर जो है वो उसके एफर्ट से कितना आउटपुट आता है, ये भी आपका प्रोडक्टिविटी होगा। यानी इनपुट में पर यूनिट इनपुट यूज करने से जो हमारा आउटपुट आता है उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो लिखा गया है कि हमारे देश के लैंड के पास जितना एबिलिटी है आउटपुट देने का, जितना पोटेंशियल है, हमारे लेबर में जितना पोटेंशियल है, हमारे इनपुट्स में जितना पोटेंशियल है, उससे हम लोग काफी कम प्रोडक्शन कर पाते हैं। देखिए कुछ फिगर लिखा गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एवरेज प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो 3257 केजी पर हेक्टेयर है। यानी इंटायर वर्ल्ड के अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन का, तो पर हेक्टेयर में जो है 3257 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। और हमारे देश का जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन जो है वो उससे भी कम है, यानी ओनली 3075 केजी पर हेक्टेयर। ठीक, एक हेक्टेयर में हमारे यहाँ जो मेन फसल के प्रोडक्शन है, क्रॉप्स के जो प्रोडक्शन है फसल के, वो 3075 केजी ही है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज तो जो है 3257 केजी। वहीं दूसरी तरफ देखिए चाइना से कंपेयर किया जाए अगर, तो हमारे यहाँ जो राइस का प्रोडक्शन होता है वो चाइना के प्रोडक्शन से 46% कम है, और जो व्हीट का हमारा प्रोडक्शन है वो चाइना के प्रोडक्शन से 39% कम है। यानी काफी ज्यादा हम दूसरे डेवलप्ड एडवांस देशों की तुलना में हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी काफी कम है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है लैंड टेन्योर सिस्टम, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। बहुत पहले से जो जमींदारी प्रथा चले आ रहा था, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म करने के बाद भी, उसमें कानूनी सुधार करने के बाद भी आज भी इसमें कई सारी समस्याएं हैं। आज भी कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि जो बड़े जमींदार होते हैं, वो जमींदार जो लैंडलेस या छोटे किसान जो उनके जमीनों पे काम करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनसे हाई अमाउंट ऑफ रेंट वसूलते हैं, उनसे ज्यादा रेंट लेते हैं, और छोटे छोटे बातों पे भी छोटे छोटे बहाने बना करके भी उनको अपने यहाँ से बेदखल कर देते हैं। यानी इस तरह से गरीब किसान कभी ऊपर उठ ही नहीं पाता है, क्योंकि बड़े जो लैंडलॉर्ड हैं वो हमेशा उसका शोषण करने में लगे रहते हैं, कोई ऐसा अवसर नहीं देते जिससे उसका ग्रोथ हो सके। तीसरा जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन के बारे में। सब डिवीजन का मतलब हम लोग पढ़े थे स्मॉल होल्डिंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनरेशन बढ़ रहा है, जमीन का जो ओनरशिप है यानी होल्डिंग कैपेसिटी वो कम होते जा रहा है। तो हर लोगों के पास जो है जमीन पहले से कम होते जा रहा है। तो जैसे ही आपके पास जमीन कम होगा, तो उस कम जमीन पे खेती करने के लिए किसान जो है ज्यादा इनपुट नहीं करते, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ज्यादा खर्च नहीं करते। अब ट्रैक्टर कौन अपने खेतों को जोतने के लिए खरीदेगा? जिसके पास ज्यादा अमाउंट में खेत है। किसी के पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जमीन है, तो वो अपने उस जमीन को जुताई करने के लिए ट्रैक्टर पे उतना हेवी अमाउंट खर्च नहीं करता है। तो इस तरह से देखा जाए कि जो भी स्मॉल होल्डिंग्स का सिचुएशन होता है, यानी जमीन का सब डिवीजन होने की वजह से जो हमारे किसानों के पास कम जमीन हो गया, तो उस कम जमीन के लिए वो ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे खर्च नहीं करते हैं। और फ्रेगमेंटेशन यानी एक आदमी का कई जगह छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा होने की वजह से, यानी स्कैटर्ड होल्डिंग होने की वजह से उस खेतों पे काम करने में जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाता है। इस तरह से देखा जाए तो सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन जो है
जिसकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो पाता, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग जो है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो है किसान आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम्स हुए। इसके बाद हम लोग आगे फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर हम लोग देखेंगे कन्वेंशनल फार्मिंग। कन्वेंशनल मेथड का मतलब हो गया जो पहले से पुराने समय से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। तो देखिए कल हम लोग पढ़े थे कि भारत में जो है सेमी कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग के फॉर्मूला को भी यूज किया जा रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो फूड का प्रोडक्शन इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनको फूड सिक्योरिटी मिल सके, हमारा जो है पेट भर सके, खाना पीना हमारे परिवार का हो सके। वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से सरप्लस अमाउंट को मार्केट में बेचने के पर्पज से कम प्रोडक्शन करते हैं। ज्यादातर किसान वैसे ही हैं, स्मॉल फार्मर्स, पुअर फार्मर्स, जिनका मेन पर्पज ये नहीं होता है कि हम ज्यादा प्रोडक्शन करें और मार्केट में सेल करें, बल्कि उनका मेन पर्पज होता है कि हम अपने परिवार के खाने पिलाने लायक जो है प्रोडक्शन कर सकें। ऐसे में जो है जब उनको ज्यादा प्रोडक्शन की चिंता ही नहीं होती, उनके दिमाग में होता नहीं है कि हमको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो वो इम्प्रूव यानी HY सीड्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कम करते हैं, या किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते जिससे कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो और उनको प्रॉफिट अर्निंग हो सके। तो ये हमारा चौथा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ की ज्यादातर जो है भरोसा कन्वेंशनल मेथड पे ही दिखाया जाता है, ज्यादा भरोसा कन्वेंशनल फार्मिंग पे ही किया जाता है। एक बहुत बड़ा समस्या है लैक ऑफ फाइनेंस। देखिए फाइनेंस यानी कि फंड जिसकी जरूरत है हमें इनपुट्स खरीदने के लिए, HY सीड खरीदना हो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स है, या खेती से रिलेटेड बहुत सारे मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको खरीदने के लिए पैसा चाहिए। क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ गरीब किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, इसलिए उनको जो है उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है कि वो इन सारे इनपुट्स को खरीद सके। तो इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। किसानों को जो है बैंकों के थ्रू काफी सारे लोन का प्रावधान किया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया गया है कि किसान को पैसे की कमी ना हो, कि काम उनके पास फंड अवेलेबल हो सके और ताकि वो आसानी से इस इनपुट्स को खरीद सकें। लेकिन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास भी उतना, बैंकों के पास उतना फंड अवेलेबल नहीं होते कि वो हर जगह किसानों को सफिशिएंट अमाउंट में कर्ज दे सके। साथ साथ उनके पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ओवरड्यूज का। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बैंकों के पैसे जो है किसानों के पास डूब जाते हैं, किसान उसको नहीं चुका पाता है। और एक बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन। तो बहुत सारे बैंक जो है किसानों के पास सिक्योरिटी न होने की वजह से भी लोन सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं करा पाते। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से किसानों को जो है फंड अवेलेबल नहीं हो पाता, और उनके पास जब फंड नहीं पहुंचता है तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का सहारा लेते हैं, मनी लेंडर्स से लेते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं, तो वहां भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इस तरह से ये एक बड़ा समस्या है हमारे यहाँ, हमारे पास कैपिटल नहीं है, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है कि हम मॉडर्न इनपुट्स को खरीद सकें। इसके बाद इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटीज कह रहा है कि जो भी किसान अपना फसल उगाता है उस फसल को सेल करने के लिए जो है अभी भी प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा मार्केट अवेलेबल नहीं है कई जगहों पे जहाँ पे किसानों को अपना फसल बेचने से उचित मूल्य मिल सके। एक रिजनेबल अमाउंट उनको नहीं मिल पाता है, प्राइस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो बाध्य होते हैं वैसे मनी लेंडर्स को ही अपना अनाज सेल करने में, अपने फसल को सेल करने में जो उनको कर्ज दिए हुए रहते हैं, तो उस कर्ज के बदले किसानों को कम रेट पे वही फसल उनको वापस से सेल करना पड़ता है। इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है किसानों का ग्रोथ नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ पाते। और लास्ट लिखा गया है कि लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। कल भी बताया गया था कि सिंचाई के अभी तक हमारे यहाँ कोई पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं, और देश का मात्र 45% हिस्सा ही ऐसा है जहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी है। बाकी 55% जो है हमारा खेत वो अभी भी
पूरी तरह से रेनफॉल पे ही डिपेंड है। अच्छा अगर बारिश होता है, अच्छी रेनफॉल होगी तो हमारा फसल अच्छा होगा। बारिश जरूरत से ज्यादा हुआ या सूखा पड़ गया तो हमारा जो है फसल नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है किसानों को ये काफी बड़ा नुकसान होता है, और इस नुकसान की वजह से वो जो कर्ज दिए रहते हैं उस कर्ज का भुगतान नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है इनको अपने पर्सनल एसेट का भी लॉस हो जाता है। सही मार्केट में इनको प्राइस नहीं मिल पाता, इनके पास प्रॉपर फंड अवेलेबल नहीं होता है कि इनपुट खरीद सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो ये कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से भारतीय किसानों का ग्रोथ नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ मेन आपके साथ प्रॉब्लम्स हो गए इंडियन एग्रीकल्चर के। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने देश आजाद होने के बाद से एग्रीकल्चर के कंडीशन को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, किस किस तरह के सुधार किए गए हैं, इसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे।